5 बदरी और 5 प्रयागों के इस प्रदेश उत्तराखंड में अनगिनत नद नाले इंद्रजाल के से रहस्य बुनते प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब में अपना जल भरते रहते हैं। इनमें ही की सदा नीरा नदियों की संख्या में शुमार है। नयार नदी, प्राचीन नाम नारद गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी उत्तराखंड के दूधातोली भूखंड से निकलती है और 2 भागों में बंटकर लगभग 92 किलोमीटर के सफर के बाद ऐतिहासिक नगर सतपुली के आगे 2 किलोमीटर दूरी पर मां कमंदा के शरणस्थली पर संगम बनाती है। पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं से आने के कारण इनका नाम पूर्वी और पश्चिमी नयार पड़ गया। ये पौड़ी जनपद की जीवन रेखा को प्रभावित करती है। हिम नद न होने पर भी ये सदा नीरा नदी है। इनके द्वारा सिंचित घाटी क्षेत्र नयार घाटी रीजन कहलाती है। मेरे बेड़े की खेवनहार भी नयार नदी ही है। ये नयार नदी कुछ आगे बढ़कर ब्यासघाट में गंगा में खुद को समर्पित कर देती है। इसलिए इसकी पवित्रता को भी गंगा नदी से कम नहीं आंका जाता। इसके तट पर कई बड़े मंदिर और शमशान घाट है। अगर मैं यूं कहूं कि पुराना हमारा पूर्वजों का जनमानस इसी नदी की गोद में सोया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके कर्मकांड के स्थानों को बड़े बड़े पीपल के पेड़ों से चिन्हित किया गया था। दूधातोली से निकलकर ये नयार नदियां 2 बहिनों की तरह बिछुड़कर फिर जिस संगम पर आकर मिलती, सौभाग्यवश उसी संगम के तट पर मेरा खुद का पैतृक गांव वसा हुआ है और हमारी कहानी का बेड़ा भी इसी तट पर बनाया गया है। नदी की सभ्यता को शांत रखने के लिए इनके किनारों पर रोने से यहाँ सोई हुई आत्माओं के जागृत होने अंदेशा बना रहता है। साथ ही बच्चों को इसके जल प्रकोप से दूर रखने के लिए बहुत सी किंवदंती कथाओं का भी प्रचलन था। इसके तट पर शमशान साधना और बोक्षड़ी विद्या के जाप संपन्न किए जाने के भी की स्थानीय साक्ष्य मिलते हैं। दादा दादी के मुख से पानी के ऊपर चलने संतों की सिद्धियों के उल्लेख भी मिलते हैं। इसके तट पर अब सरकार द्वारा भी अनेक श्मशान घाटों का निर्माण हुआ है। इसके घाट से लगे गांवों को गड़ी कहा जाता है और जो इसकी सतह ऊपरले चोटियों के हिस्से को धार नाम से पुकारा जाता है। 2 धारों के मिलन के स्थान को जहां एक ऊंट की कमर से तिकोना सैडल बन जाता है उसे खाल नाम से जाना जाता है और ये ही कारण है उस स्थान विशेष के नाम के साथ खाल जुड़ जाता है, जैसे देवी खाल, वेरी खाल, गुम खाल, दुधार खाल, जयहरी खाल, पौखाल, रिखनी खाल। ऐसे सैकड़ों नाम बनने के पीछे यही जानाधार था। आज रात भी मूसलाधार बारिश के चलते बरसात की उनफती तरंगित तरंगों ने अपने साथ लाए जड़ी बूटी के झाड़ झंकार को किनारों पर छोड़ नयार नदी गरजती उफनती गंगा में समा गई थी। तब सड़क मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई का प्राविधान न था, नदियों को ही इसका जरिया बनाया जाता था। नदी के प्रबल बेग के साथ ये लकड़ी मंथर गति से अपने गंतव्य हरिद्वार तक आसानी से पहुंच जाती थी। इसी सदा नीरा नदी के तट पर बरसात में कई स्थानीय गांव वालों की लंबी कतारें लग जाती, जो नदी पार कर सतपुली कस्बे में रोजमर्रा की सामग्रियों के लिए आते थे। बस इसी समय और इन्हीं विषम परिस्थितियों को सम बनाने का प्रयास करते थे। हमारे गांव के युवा बालक, गढ़ी के लोग महान तैराक समझे जाते थे। आज भी लकड़ी बुगान का लगभग 5वां दिन था। नदी लकड़ी के सिलपरों से आच्छादित थी। उनके बीच से बरसाती नदी का मटमैला जल कहीं कहीं नजर आता था। इसी नदी के तट पर हमारे पुरखों का लगाया एक बृहद पीपल का वृक्ष था, जिसके आयु के बारे में आकलन का ठीक ठीक ज्ञान किसी को नहीं था। जिस बुजुर्ग से पूछा उन्होंने बताया, जब से हमने होश संभाला तब से इसे ऐसे ही देखा। इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं सबको अपनी पनाह में लेकर शीतल छाया प्रदान करती। इस समय अक्सर स्कूलों का भी गर्मी का अवकाश चलता। युवाओं के साथ साथ हम बालकों का दल भी आज सुबह नदी तट पर पहुंच चुका था। पता चला सयाने लोगों का बेड़ा आज कई राहगीरों को पार उतार चुका था।
अब हम सब बच्चे भी चाहते थे हमारा भी एक बेड़ा हो, लोग विश्वास के साथ हमारे पास भी आए और पर उतारने का निहोरा करें, जैसे श्री राम केवट से करते हैं। हम भी तो इस बैतरणी के केवट ही तो थे। फिर क्या था, खैर के बन खैरण के बड़े पठार रूपी चट्टान के पीछे हमारा दल भी एकत्रित हो गया। कुछ बच्चे कमर तक के पानी में जाकर कुछ चौरस से सिलपरों को छांटने लगे और धकेल कर किनारे की तरफ लाने लगे। कुछ रस्सी की जगह सिरालू की बेल की रस्सी तलाशने लगे। कुछ बेलों उखाड़ते समय रेत के अंदर से उनके फल भी बाहर आ गए। फिर उस काम में शामिल बच्चों ने चुपचाप उन्हें वहीं डकार भी दिया। कुशल कारीगर की खुशामद की गई। सबसे पहले चौरस स्लिपर नीचे लगाए गए। जल के बहाव के साथ साथ नवनिर्मित बेड़ा भी अक्सर अपनी जगह छोड़कर गंगा सागर की तरफ चलने की जिद करने लगता। फिर मिस्त्री द्वारा उसे रोककर रखने के लिए डंडों की आवश्यकता जताई गई। आंगन फागन श्मशान में मुर्दे जलाने से बचे बांस के डंडों को इकट्ठा किया गया। कपाल क्रिया करने के लिए लंबे लंबे बांस के डंडों का प्रयोग होता था, वो ही लाए गए। पहले तल में 4, उसके ऊपर फिर 4 शहतीरों को मिलाकर इस प्रकार 4 तक का बेड़ा बनकर तैयार किया गया। अब उसकी मजबूती के लिए रस्सियों की भी जरूरत थी। पास ही ऊपरी हवा डाकिनी शाकिनी की तंत्र मंत्र विद्या के लिए एक मंडप बना था। यहाँ अक्सर मरघट होने के कारण काला जादू जैसे मारण, उच्चाटन, घात, हंकार जैसे अदृश्य शक्तियों के टोटकों से की गई पूजा के सामने इधर उधर बिखरे रहते थे। फिर क्या था, एक बैंगनी रंग की साड़ी को लाया गया जो कि ताजा भूत पुजाई में रखी गई थी। अब बच्चों के लिए अगर भगवान नहीं था तो फिर भूत की क्या औकात थी। उनके सामने साड़ी के टुकड़ों को फाड़कर रस्सी से खूब कसकर बेड़ा बांधा गया। 4 लंबे बांस के साथ खेवनहार भी तैनात कर दिए गए। अब समस्या थी कि इधर तो कोई राहगीर नहीं आ रहा था। सब बड़े लोगों के बेड़े में बैठकर पार हो रहे थे। तब कारीगर ने सुझाया, देखो बेड़ा तो मैंने बना दिया, अब जाकर लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचकर अपने बेड़े तक ले आओ। कोई तो आए, पर बच्चों पर कौन भरोसा, क्या पता मझधार में डुबो दें। इतना प्रतीक्षा तो सबरी ने भी राम की न की होगी। अब ये बाल प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। कुछ बच्चों को पीपल के पेड़ तले नियुक्त कर दिया गया कि वहीं से लोगों को पटाकर अपने बेड़े तक लाया जाए। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि ये सेवा मुफ्त दी जाएगी। पर ज्यादातर परिवार के नुमाइंदे होते और बुजुर्ग दादी लोग कहते, कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़े हो, सीधा ब्यास घाट मिलोगे इनके चक्कर में। फिर ये तरीका भी विफल मनोरथ हो गया। अब सब मायूस हो बड़े बेड़े के पास आकर लोगों की आमद देखने लगे। कुछ कुछ तो अपने बेड़े की सवारी को छोड़कर बड़े बेड़े पर ही नियुक्ति चाहते थे। पर जैसे सब समय एक सा नहीं होता, इसी तरह बिल्ली के भाग भी छींका फूटा। एक चक्कर में बड़े बेड़े लोग अधिक हो गए। इस कारण एक अधेड़ जोड़े को उससे उतरना पड़ा। अब हमारे बेड़े के बाल एजेंट सक्रिय हो गए। चचा आप चिंता न करें, उनसे पहले आपको पार उतार देंगे, आप हमारे साथ आइए। महिला तो अपने भीरू स्वभाव के कारण उधर ही बैठ गई, पर चचा हमारे साथ बेड़े का निरीक्षण करने चल दिए। जब केवट की सी टूटी फूटी नाव नुमा बेड़े को देखा तो अपनी पत्नी के साथ हमारे बेड़े में आ बैठे। अब तो जैसे केवट की नाम में माता सीता सहित राघव पधारे हों। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। किनारे से थोड़ी सी मस्कत के बाद, हल्की सी चरमराहट के बाद बेड़ा मटमैले पानी में तैरने लगा। बच्चों की खुशी का वारापार न था। ये उनकी पहली परीक्षा के साथ साथ पहली सवारी और पहला सफर भी था। स्वनिर्मित बेड़े पर इतनी खुशी तो बड़े होकर एयर इंडिया के जहाज में बैठकर भी नहीं मिली जितनी उस बेड़े के सफर में मिली थी। उस सफलता के आगे सब सुख शून्य से साबित हुए। मंझधार में हिचकोले खाती हमारी किश्ती बालपन की एक बड़ी उपलब्धि थी।
सब बच्चे पानी पर सरकते अपने बेड़े को स्थिर और सब जग को चलायमान समझते, जैसे विष्णु माया के चलते जीव भ्रमवश भव सागर में भटकते हुए हर कार्य का कर्ता स्वयं को मानकर अपने अभिमान को पोषित कर अहंकार के वशीभूत हो जाता है। इसी भ्रम ने बच्चों को भी मोहित कर दिया। अभी साहिल में चंद कदमों की दूरी रही होगी कि एक बड़े झटके के साथ बेड़ा एकाएक रुक गया। अब पानी भी अधिक था। क्या कारण हो सकता है? विचार किया गया। 4 बाल गोताखोर मटमैले जल में कूद गए और कारण पानी नीचे कोई लकड़ी का स्लीपर बेड़े में अटक गया था। अब क्या बेड़े पर दंपति को छोड़ बाकी सब बेड़े से उतरकर एक साथ जोर लगाकर डंडों के बल पर बेड़े को निकाला और फिर बाधा दूर कर उसे किनारे निकाल लाए। सवार दंपति हमें कृतार्थ निगाहों से निहार रही थी। महिला ने पूछा, तुमको पानी से डर नहीं लगता? सब एक साथ मुंडी हिलाकर नहीं के संकेत से जवाब दिया। उत्तर कर दंपति ने कुछ देना चाहा पर हमने उतराई नहीं ली, क्योंकि उनकी अपनेपन की कृतार्थ दृष्टि जैसे सबसे कह रही हो, तो सारी बाल मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बेड़े को खड़ा कर सब बेल की धंडी में नहाने लगे। सुबह लौटते लोग कोई नहीं आते, सब लोग बाजार से शाम को लौटते थे। दोपहर के खाने तक बेड़े को उसी घाट पर रखने का प्लान बना। सब घरों की तरफ लौट गए। शाम को जब बाल समूह जब उस घाट पर पहुंचा तो वहां कुछ भी शेष नहीं था। नदी साफ अब भी मटमैली होकर बह रही थी। एक्का दुक्का लकड़ी ही कोई बची थी। पता चला कि वन विभाग टीम आई थी, सबको बहाकर ले गई। फिर अगले दिन नदी के उफनते बहाव में सब कुछ खत्म हो गया। अब 12 महीनों के अंतराल के बाद ये नज़ारा फिर नयार घाटी में दिखेगा, पर फिर वो मंजर लौटकर फिर नहीं आया। डाल से टूटे पत्ते की तरह वो सपना फिर इन आंखों ने कभी नहीं देखा और सब कुछ अतीत में विलीन सा होता गया। और मैंने स्वयं को दुनिया के पास सती की फाटाली के बड़े पठार पर बैठा पाया। आसपास शाम का धुंधलका फैल चुका था। अब आसपास ट्रक और ट्रैक्टरों की आवाज गूंजती महसूस हुई। अब वो दिन लग चुके हैं। मैंने भी अपनी बाइक के इंजन में चाबी डाल अनमने ढंग से गाड़ी को घर जाने के लिए रोड पर डाल दिया। कुछ देर में मैं अपने बेड़े से दूर अपने सतपुली आवास पर था। उपसंहार सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बचपन के छोटे छोटे प्रयास ही जीवन के बड़े अनुभवों की नींव रखते हैं। सामूहिकता, साहस और विश्वास से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। नदी का प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसमें आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत करती है और बचपन की स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि असली सुख सफलता में नहीं बल्कि प्रयास और साझा अनुभवों में है। लेखक संपादक गौतम सिंह बिष्ट।